आप सबने वो देख लिया था लेक्चर, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी तो यस सर। बाकी नहीं कह रहे। नो सर। तो मैच देख रहे मतलब मैच मैच देख रहे थे। ओके, सर आधा ठीक हो गया। देखते हैं, सर उसके बाद मैच मैच देख रहे थे। मैच देख रहे थे। अच्छा, समझ रहे थे कि मैं क्लास स्किप कर दूंगा। यार मेरा दिल वैसे बहुत कर रहा था, लेकिन मैं बाइट था, फिर मैं आया हूँ। इनका नई क्लास तो लेनी है। तो चलें फिर हम वो देख लेते हैं, सेपरेट प्रोविंसेस का इशू चेक कर लेते हैं। और कल फिर हम इस पे आपको टाइम दे देते हूँ मैं कल फिर हम उस पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कशन है वो कर देंगे। तो इस तरह ठीक भी है सर। पॉसिबिलिटी बन जाएगी। यस सर, ये तो ठीक। अब हम बात करते हैं इशू ऑफ सेपरेट प्रोविंसेस। कल हमने उसमें बेसिकली देखा ये फेडरेशन वाला टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें। सर वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने लास्ट लेक्चर सेंड किया है एनएसपी पे वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, शायद कोई इश्यू आ रहा है इसमें। डाउनलोड नहीं हो रहा? क्या नाम प्रोसेसिंग है हो ही आपका? जाती है जस्ट। सर इकरा। अच्छा, और किसको इशू आया? सर वो टाइम ले रहा है, और लेकिन किसको आया ये इशू? सर टाइम थोड़ा ले रहा है स्टार्ट होने में, बस बाकी ठीक है। टाइम ले रहा है। मे भी सर उसमें जो है सर वो। मुझे भी इशू आ रहा था। चलें फिर मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसको यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँ और उसको आपसे शेयर कर दूँ अनलिस्ट करके। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरनेट इतना तेज चलता है तो मैं कर दूंगा अपलोड, या मैं फिर किसी को कहता हूँ कि आप में से कोई एक उसकी हेल्प कर दे मेरी इसमें, तो मैं देख सर लूँगा। उसमें जो डाउनलोड परमिशन है ना वो नहीं है व्यूवर्स को। हाँ, तो वो मैंने नहीं दी हुई ना। सर वो फिर प्रोसेस ही हो जाता है लेकिन प्ले भी नहीं हो रही अच्छा, वीडियो। अंडरस्टैंड, ओके, ठीक हो गया। तो उसका भी कर लेते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा जी, ये सेपरेट प्रोविंसेस का इसमें मैं लैपटॉप पर जस्ट ओपन लैपटॉप। इसका मीटिंग राइटिंग पासवर्ड मीटिंग। Just give me a minute, I have to open it on laptop. ओके, सो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द इशू ऑफ न्यू प्रोविंसेस पाकिस्तान एंड व्हाट डू यू थिंक हमें न्यू प्रोविंसेस जो है उसकी तरफ जाना चाहिए, और देयर आर अदर इश्यूज जिसको डिस्कस कर लिए जाए, सॉर्ट आउट कर लिए जाए, एंड देन वी डोंट नीड एनी सेपरेट प्रोविंस। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? एनीवन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट? आपने आई थिंक स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी थी पहले, तो आपने उसको रीड किया होगा। So any idea about that? Should there be no new provinces in Pakistan or not? सर ये भी मेरे टॉपिक आ ख्याल से जाएगा कि होने जब भी चाहिए। देखेंगे आप कि यहाँ पे फ्लड्स आए हैं साउथ सर पंजाब में अगेन, इन न्यू इलेक्शन यू विल सी ऑलवेज के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि पॉलिटिकल डिबेट है और ये सारा कुछ है। सर जी, होनी आवाज आ रही चाहिए है आप सबको? सर ये यस सर, आवाज आ रही सीट तो है लेकिन इसका पॉसिबल आवाज आ नहीं रही है। है सही? जी सर। हेलो, है। जी सर, आवाज आ रही आवाज नहीं जा रही। जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर जी सर आ आ रही रही है। है। जी यस सर, सर आवाज आवाज आ यस रही है। सर, यस सर। पॉसिबल नहीं है, व्हाई?
सर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन इशू आ जाते हैं, गवर्नेंस के इशू आ जाते हैं। लाइक अभी आपका जीबी का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, आपने उसको अभी तक प्रोविंस की हैसियत नहीं दी, उसमें डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी बलूचिस्तान का भी तो इशू आ सकता है ना, कि हम इसलिए भी नहीं बना सकते क्योंकि अभी हमारे जो करंट प्रोविंसेस हैं उन पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। बाकियों को आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक मेरा इंटरनेट तो जी सर स्टेबल आ है। रही है। या जी सर सर आ आपकी रही है। आवाज आ सर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, वालेकुम सलाम। अ, हाँ सर जी। सर न्यू प्रेमिसेस का ये इशू था, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमारे मेन इश्यूज चल रहे हैं वो पॉलिटिकल्स हैं। तो आज भी मतलब जिस तरह के साउथ से था, पिछला हमारे जो वज़ीर आला थे पंजाब के, तो फिर भी उसने कुछ नहीं किया पंजाब के लिए। जिस तरह की सिंध का सिस्टम है, सिंध में भी वही वडेरे सिस्टम है, तो वही पॉलिटिशियंस होंगे, वही वज़ीर आला बनेंगे, तो ये इशू जो है ना इसी तरह चलते रहेंगे। सो मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन नहीं है इन चीज़ का। दूसरी बात ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इस लिहाज से कि हमें जो है ना दोबारा से न्यू जो है जो है डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, अदालतें, कोर्ट्स हो गए, या जिस तरह बाकी जो डिपार्टमेंट चाहिए होती है न्यू प्रोविंस के लिए, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। सर हेलो सर। सर जैसे कि इमरान खान ने कोट किया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को प्रोविंस होना चाहिए, तो ये सही बात है। मतलब इसको मैं बैक करता हूँ क्योंकि अपने घर को तो सब ठीक करते हैं, तो अगर प्रोविंसेस ज्यादा होंगे पाकिस्तान में तो एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो अपने गांव के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छे काम करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान तरक्की करेगा। सर मेरे ख्याल ओके, और सर से प्रोविंसेस, सो अगर प्रोविंसेस का साइज छोटा होगा, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाएगी। एज पर और माय सर पॉइंट ऑफ व्यू जो तो इजी हो मतलब जाएगा, कर देनी चाहिए डिवीजन। सर मेन सर ये स्ट्रीम सो लेट्स एरिया स्टार्ट है। विद द डिस्कशन। एंड पे भी दोबारा क्वेश्चन लेते हैं, पहले हम डिस्कस कर लें कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए, फिर उसके बाद आप सबकी राय दोबारा लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। अभी हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें तो कहाँ कहाँ पे जो है वो डिमांड आ रही है न्यू प्रोविंसेस की, अगर इसका देखा जाए तो मोस्टली ये हज़ारा रीजन जो है। कहाँ पे है हज़ारा रीजन? ये जो केपीके में जो हज़ारा डिवीजन है, हज़ारा बेल्ट जिसको बोलते हैं। फिर आगे पास पीपल ऑफ बहावलपुर हैं, जो बहावलपुर पहले स्टेट थी। फिर जीबी का एक सेपरेट इशू है। फिर पश्तून बेल्ट है बलूचिस्तान में, और एक साउथ पंजाब जिसके अंदर पूरा मुल्तान, बहावलपुर, राजनपुर, इसके अलावा डीजी खान, ये सारे उसके अंदर डिवीजन आ जाते हैं। तो ये कुछ सेपरेट डिमांड्स आ रही हैं। इसके बाद भी और फर्दर जो है वो रीजनल लेवल्स पे होंगी, लेकिन मेन प्रोमिनेंट जो है वो आपके इश्यूज यही हैं, इन्हीं प्रोविंसेस के हैं। ठीक है, अब मतलब इन्हीं एरियाज के हैं जो कर रहे हैं। कराची की भी डिमांड है, लेकिन कराची को आप एक प्रोविंस नहीं डिक्लेयर कर सकते, उसमें बाकी चीजें भी देखनी चाहिए। लेकिन आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली, उसको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ऑटोनॉमी दे सकते हैं। उसमें मेट्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट आ जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, जो आप ना सिर्फ कराची के लिए नहीं बल्कि जो आपके मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसके ऊपर ये मॉडल अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जो है कि न्यू प्रोविंसेस की प्रिवेलिंग डिमांड ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन द कंट्री, अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये
आपकी डिमांड्स जो हैं वो राइज करती हैं वक्तन फवक्तन। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले जो है आपकी जो सोसाइटी अगर हम देखें, so our society is a polarized society. What does it mean? It means that it has again multiple ethnicities, multiple cultures, multiple religion, different interpretations of religions, and जो इनके जो cultural norms हैं, जो values हैं, again culture to culture वो vary करती हैं, बहुत ज़्यादा vary करती हैं। Further, इसमें आप political, इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके political जो status quo है, जो political stakeholders हैं, उनकी अपनी जो है वो रीजनलिज्म और प्रोविंशियलिज्म उनकी एरिया की बेसिस पे उनकी एफिलिएशन बन जाती है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंस ऑन एथनिसिटी विल रिजल्ट इन केओस। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि राइज ऑफ मोर एंड मोर एथनिक डिवीजन इन ऑलरेडी पोलराइज्ड कंट्री। दूसरा रीजन क्या है कि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस जो हैं, कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम न्यू प्रोविंसेस बनाते रहते हैं तो उससे क्या होगा, एक अगर आपने न्यू प्रोविंस बनाएंगे, मतलब इन सारों की डिमांड्स मान ली जाए, तो हम बात करते हैं कि लेट्स से एक साइड से डिमांड आती है कि हजारों को न्यू प्रोविंस बना दें, एक साइड से डिमांड आती है बहावलपुर को न्यू प्रोविंस बना दें, या इनको न्यू प्रोविंस बना दें, ठीक है, या इसको बना दिया जाए, इसी तरह कोई भी आ जाती है। तो अगर आप उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करते रहेंगे, इफ यू मेक न्यू प्रोविंसेस, दिस इज आवर लाइक थीसिस। So let's say if we just accept that and the government policies that they are going to make new provinces. So on which basis there should be provinces? On the basis of ethnicities or the popular slogans? If we make provinces on the basis of popular slogans, then what will be the impact? So the first impact will be there will be more and more ethnic divisions start हो जाएंगी। Second, जिस तरह एक इसमें एक हमारे कोलीग ने कहा कि इकोनॉमिक implications जो है वो ज्यादा होगी। अब इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या आ जाती हैं, अब इसमें जो है वो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन किस तरह की आ जाती हैं आपके पास। आपने जो है वो एक उनका सेक्रेटेरिएट बनाना है, उसमें आप उनके पास सेक्रेटरीज होंगे, न्यू ऑफिसेज होंगे, न्यू रिक्रूटमेंट्स होंगी। तो इसी तरह आपने उनमें जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, फिर आपका जो है सेपरेट उसमें जो है उनकी असेंबली होगी, अदालतें होंगी, उनका एक पूरा का पूरा एक डिफरेंट आपने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना है पूरा। तो इसके अंदर आपकी जो है ह्यूज इकोनॉमिक जो है वो आपकी कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। अब इसमें आपको क्या हो जाएगा, इट विल इवेंचुअली एंडिंग अप इन ब्रेकिंग द बैकबोन ऑफ टैक्स पेयर्स, मतलब आप कहाँ से कलेक्शन करेंगे। सो ऑलरेडी आप जो है टैक्स आप ज्यादा करने की कोशिश करेंगे बिकॉज यू नीड टू मीट दैट एक्सपेंडिचर, सो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द amount of taxes on the taxpayers, and then it will also weaken the federation by the economic cost, like there will be more and more divisions and the share will be divided and less, जो कि आपका उसमें चल रहा था 18th अमेंडमेंट के बाद भी एनएफसी अवार्ड वाली डिबेट, तो एक और उसमें इशू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट रीजन। सो इफ यू से दैट कि अभी आपके पास जो है वो 1991 का वाटर रिकॉर्ड था, किसी को पता है कि व्हाट इज 1991 वाटर रिकॉर्ड? सो आई थिंक यू डोंट नो दैट। सो 1991 वाटर रिकॉर्ड ये है कि इसके अंदर आपके पास, इसमें आपके पास जो है वो 1991 में प्रोविंसेस ने इंडस वाटर ट्रीटी के बाद प्रोविंशियल जो इंटर प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी वाटर की, उसके ऊपर एक फॉर्मूला तय पाया था। एंड डू यू थिंक दैट इट इज एप्लीकेबल नाउ? इट इज नॉट एप्लीकेबल नाउ, एंड द रीजन इज दैट दे जो आपके सारे प्रोविंसेस थे, उन्होंने इसके ऊपर इत्तेफाक करना, उन पे एग्री होना लाजमी था। So they are not like following this 1991 Accord formula. They are using the previous formulas because there are certain issues and question mark जो debate चल रही है provinces की. So if you have more provinces, so there will be more and more issues and questions on the distribution of scarce resources which we already have. तो इस पे आपका issue आ जाएगा। फिर उसके बाद अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिस। अब इसमें जो है वो एक प्रोविंस बनाना इतना आसान नहीं है। अब अगर आपने प्रोविंस को बनाना है तो आपका पूरा आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 18th अमेंडमेंट में एक और भी चेंज किए गए थे, उनमें प्रोविंसेस का नेम जो था वो थोड़ा अमेंड किया गया था। पहले बलोचिस्तान BALO था, नहीं आई थिंक यू था, अब उसको फिर ओ लिख दिया गया। फिर इसी तरह जो NWFP कहते थे, जो आपका KPK था,
फिर उसका नाम जो है वो चेंज किया गया। इसी तरह सिंध में SIND था, अब उसमें SINDH रखा गया। इसी तरह डिफरेंट जो है वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताना होता है कि जी ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उनकी ये डिटेल्स हैं। तो अगर आपने न्यू प्रोविंस बनाना है तो सबसे पहले आपको आपकी जो नेशनल असेंबली है वो आपको उसमें से आपको पास करवानी पड़ेगी रेजोल्यूशन। 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए उसके लिए, जिसमें आपने वो देखा था जब मर्ज ट्राइबल जो एरियाज थे उनके डिस्ट्रिक्ट्स को जब आपने मर्ज किया था, तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी, वो थी 25th अमेंडमेंट। तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें किस तरह जो है हमने उसको अमेंड किया, उन्हें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के मेन क्लॉजेस को जो है वो चेंज किया था। उसी तरह आपको पहले एक नेशनल असेंबली से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसे से अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। फिर जिस रिस्पेक्टिव प्रोविंस को आपने डिवाइड करना है उस प्रोविंस की असेंबली से आपने जाके उसको पास करवाना है, एंड देन आप जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इट इज अगेन अ लेबोरियस प्रोसीजर कंसीडरिंग द पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान। सो समवन ऑफ यू, अभी आपने मेंशन किया कमेंट्स के अंदर कि जी पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है मुल्क के अंदर, it is diversity. So diversity is a good word substitution for polarization, but what we are observing nowadays, it is political polarization or the polarization in Pakistan overall. आप उसमें देखें there is no cooperation between different ethnicities. They are at daggers drawn. Politics आप देख रहे हैं कि they are at each opposite to each other. Like you see के आपके पास जो है वो एक दूसरे को victimize किया जा रहा है, और सारा कुछ जो है वो चल रहा है। सो इट इज पोलराइजेशन, इट इज क्रिएटिंग सेपरेशन इन योर कंट्री। सो वन पार्टी जो फॉलोअर्स हैं वो दूसरी पार्टी के फॉलोअर्स के अगेंस्ट आ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग देयर डिफरेंसेस, देयर ओपिनियंस, दे इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस दे जस्ट गो अगेंस्ट योर ओपिनियन, और इससे सारा जो है वो पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है सोसाइटी में। सो यह हमने आर्टिकल्स हमने लिखते हैं कि कौन कौन से आपको जो है आर्टिकल जो है वो अमेंड करने पड़ेंगे। सारा कुछ एक कुछ ही है, इसके अलावा बहुत ज्यादा और चीजें भी हैं जो आपको साथ साथ करनी पड़ेंगी। अब उसमें हम ले लेते हैं, ये तो हमने देख लिया कि जी हम हर इतना इजीली जो है वो एक प्रोविंस नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रोविंस बनाने नहीं है। अब हम बात करते हैं, हमने पहले बात की कि वेदर वी विल मेक like we will accept any demand of new province. We will say no because there are multiple complexities involved in that. These are the following complexities, and then we will discuss the genuine concerns, the genuine issues of the people. So for that we will be talking about the example of South Punjab, ठीक है। अब जी, so Mr. अफरीदी साहब ने कहा है कि still a great majority is against the merge of FATA. Yes, there is, I know that, and there are many issues. Who is using this annotation? Annotation, you cannot use annotation. How can I stop it? On my mobile. Okay. Do I have a question? 8 minutes, I will take your questions. Just a second. Okay. So now अभी आपको क्वेश्चन लेता हूँ जी, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। सर न्यू प्रोविंसेस, आपको नहीं लगता कि जो साउथ पंजाब है, ये बलूचिस्तान है, वहाँ के लोगों को वो बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहे? तो अगर न्यू प्रोविंसेस होंगे तो कम से कम वो बेसिक राइट्स तो मिल जाएंगे ना। तो वो अभी मतलब ये टॉपिक कवर नहीं हुआ उनके है, अभी इश्यूज चल ही रहा है कोई ना। एड्रेस नहीं कर। अभी ये चल रहा है, मैंने आपको बताया कि हम हर डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता रैशनली। अगर ये सारे आपकी डिमांड्स होने लग जाए तो उसमें इम्प्लीकेशन ही हैं। लेकिन अब हम आगे चल के देख रहे हैं कि साउथ पंजाब की केस स्टडी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक और कंक्लूजन पे निकलेंगे। जब हम एंड पे पहुंचेंगे फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं दोबारा। तो थोड़ा सा फोकस कर लें पहले।
तो अगर हम देखें कि साउथ पंजाब की केस स्टडी, तो सबसे पहले आप देखते हैं साउथ पंजाब की पॉपुलेशन एरिया मैप को अगर कंपैरिजन करें, तो पॉपुलेशन साउथ पंजाब की तकरीबन 36% है, नॉर्थ पंजाब की 64 है। एरिया वाइज साउथ पंजाब आपका ज़्यादा एरिया है 57%, और नॉर्थ पंजाब का आपके पास 43% है। ठीक है, अब इसमें आप देखते हैं साउथ पंजाब पॉपुलेशन एरिया मैप का अगर हम उसमें देखें, तो एज पर द कमीशन फॉर द क्रिएशन न्यू प्रोविंसेस एंड दिस मैप इज मोस्ट विजिबल वन। अब ये जो है साउथ पंजाब के लिए मैप जो है वो जो कमीशन बना था उन्होंने सजेस्ट किया था, उसमें 3 डिवीजन्स थी। एक आपकी डीजी खान है, एक मुल्तान है, बहावलपुर है, और 2 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर ऐड किए गए थे। इसमें आपकी मियाँ वाली और भक्कर शामिल थे, तो ये मिला के ये आपका मैप बन जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि फैक्टर्स व्हिच प्रूव दैट द डिमांड ऑफ साउथ पंजाब इज नॉट अ मिथ बट अ रियलिटी। अब ये हमने थीसिस चेंज कर दिया। पहले थीसिस हम जो टॉपिक देख रहे थे वो ये थे कि whether we will accept all the demands of making new provinces or not. So rationally we elaborated on the principles कि जिसकी बेस पे हमने कंसिडर करना है whether we will make new province or not. And now we are going to discuss case study of South Punjab, which is like a prominent, you can say, an example of a separate province, जिसमें हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें आप देखें कि सबसे पहला जो आ जाता है डेप्रिवेशन ऑफ द रीजन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो 56.2% has access to improved sanitation facilities. It means that nearly half of the people in South Punjab, they do not have sanitation facility. ठीक है, so nearly 1/3 of the people are living below poverty line. So all of the socio-economic indicators आपके जो है वो बता रहे हैं कि साउथ पंजाब की सिचुएशन बेहतर नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। अगर आप उसको हिस्टोरिकल बेसिस पर देखा जाए, तो हिस्टोरिकली द करंट रीजन पंजाब हैज नेवर बीन अंडर वन रूल। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी पावरफुल, इसके अलावा कुछ इनके जो रीजन्स थे डीजी खान या इनके अलावा कुछ ऐसे रीजन्स थे, उनके ऊपर क्या किया गया था, प्रिंसली स्टेट्स को कभी वो ठीक का कंसेप्ट था कि उनको उनकी सुजरेनिटी में दे दिया जाता था, या इस साइड से राजस्थान के एरियाज में कुछ वो चले जाते थे। तो जो पंजाब का जो एरिया था वो मोस्टली ऊपर जो सिख थे वो डोमिनेट करते थे, या इसके अलावा जो आपके केपी के या इधर वाले एरियाज के लोग हैं वो डोमिनेट करते थे। तो इस तरह का कुछ चलता था, मतलब यहाँ पे एक यूनिफाइड रूलर नहीं था। सो अगर हिस्टोरिकल क्लेम्स देखा जाए कि पंजाब वाज अ यूनिफाइड प्रोविंस, सो इट इज नॉट a reality. Actually, it has never been under one rule, or there has been multiple power centers. अब अगर मैं अभी यहाँ पे आज डीजी खान बैठा हुआ हूँ, so in डीजी खान there is like there is a lot of difference, huge difference between Lahore and डीजी खान, even in their in the people, in their culture, how they behave with others, जो उनकी communication style है, और जो उनके social values हैं, traditions हैं, इधर भी tribal system भी है, इधर भी यहाँ पे सरदार वाला सिस्टम है, और यहाँ के जो लोग हैं वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द पीपल ऑफ योर नॉर्थ पंजाब। सो और यहाँ पे पावर सेंटर्स पे लाता है, आप पॉलिटिकल पावर्स देख लेंगे, तो जो नॉर्थ पंजाब है वो कहाँ से पॉलिटिकल पावर्स जो है वो ड्राइव करते हैं, अर्बन सेंटर्स है वहाँ पे मेन, जबकि यहाँ पे अर्बन सेंटर्स वगैरह इस तरह के नहीं है, पॉलिटिकल पावर ड्राइव होती है लैंडलॉर्ड्स और ट्राइबल सिस्टम से। ठीक हो गया। अब उसके बाद आप देखें, अब उसके बाद आप देखें तो थर्ड पे आ जाता है, हम इसमें नीचे करते हैं, अब यहाँ पे आ जाता है मैप ऑफ पंजाब बिफोर इट बिकेम अ प्रोविंस। तो यहाँ पे आप देखें कि जी यहाँ पे आपके पास बहावलपुर अलहदा स्टेट थी। ठीक है, राजमोहन गांधी पंजाब चीफ, औरंगजेब टू माउंटबेटन। तो यहाँ पे आप डिफरेंट स्टेट थी यहाँ इसके अंदर ना, ये मुल्तान था पूरा, ये रावलपिंडी पूरा था, ये लाहौर था, इसी तरह यहाँ पे बाकी चीजें आ जाती हैं। सो इट हैज नेवर बीन अंडर वन रूल, सो देयर वर डिफरेंट पावर सेंटर्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ पंजाब एज अ प्रोविंस। ठीक है, ये भी दूसरी साइड पे भी पंजाब है ना, यहाँ राजपूताना इधर थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो आप जब हम बात करते हैं ना अनडिवाइडेड पंजाब की, तो 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो किस तरह प्रिंसली स्टेट्स हैं इसके अंदर। उसके बाद थर्ड पे आप अगर हम पॉइंट देखें तो आप देखेंगे एजुकेशन बैकवर्डनेस और लिटरेसी रेट।
तो 8 आउट ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सारे आप करंट स्टेट्स देख सकते हैं। इसमें किस तरह जो है वो एजुकेशन वाइज और लिटरेसी वाइज ये रीजन जो है वो फॉल कर रहा है बाकियों से। अभी किसी ने कमेंट किया कि जी ये इशू सारे इधर नहीं है, ये बाकियों में भी हैं, तो बिल्कुल ठीक है आपने, ये बाकियों में भी हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि पंजाब ऑलरेडी एक बड़ा पॉपुलेशन वाइज सूबा है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बलूचिस्तान के अंदर तो एक अलग डिबेट है, वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन स्कार्स है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह एक वायबल ऑप्शन है और किस तरह बाकी वायबल ऑप्शन नहीं। तो जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे, आपके आई थिंक आंसर जो है मोस्टली वो डिस्कस हो जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं इसके अंदर आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लिटरेसी रेट आपने मैप बना लिया हुआ है। अच्छा, कोर पेरिफेरी डिस्ट्रिक्ट्स इन द रीजन देखें, डिस्टेंस फ्रॉम राजनपुर टू लाहौर 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब they have to travel to the provincial and administrative capital for work. The core periphery distance not only increases hassle for the government servants, लेकिन इससे क्या होता है, टीए डीए कोस्ट पर पड़ जाता है। अब हमें जो टीए डीए वो दे रहे हैं, काफी ज्यादा जो है उस पर गवर्नमेंट पे बर्डन है हमें इधर भेजने पे। तो इट मीन्स दैट के इट इज नॉट अ सुटेबल वायबल ऑप्शन कि आप जो है वो उनको इतना दूर सेंटर से बुलाएं, और लाहौर कहाँ और ये लीची खान बाकी की। सो एक ने अगर कोई फाइल मूव होनी है, सेक्रेटरी और ये सारा कुछ, तो दे हैव टू गो बैक टू ऑल द वे टू द लाहौर पहले। अब तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यहाँ पे बन चुके हैं, यहाँ पे सेक्रेटेरिएट बन चुके हैं। मेक शिफ्ट इसको कहते हैं कि आपने जो है वो सोल्यूशन निकाला हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल अभी सोल्यूशन जो है वो नहीं है। तो ये सारे हमने डिस्टेंसेस देख लिए। फिर इसके बाद बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोइंग डिस्पैरिटीज। तो 4 मिलियन यूथ जो है वो सिटिंग आइडल हैं। 50% जो है वो नियरली साउथ पंजाब से बिलोंग करते हैं। और इसमें आप देखें कि 50% जो है कोटा पंजाब इस फेडरल ब्यूरोक्रेसी, और जो साउथ पंजाब है उसमें हार्डली 12 से 15% कंट्रीब्यूट करता है। यानी अगर आप फेडरल ब्यूरोक्रेसी में देखें या सीएसएस की एग्जांपल ले लें, तो आपके पास नियरली 50% जो है वो पंजाब का कोटा है। तो उस 50% पंजाब के कोटे में से सिर्फ 12 से 15% जो है वो साउथ पंजाब आता है, बाकी सारा दूसरी साइड पे चले जाते हैं। ठीक हो गया। ट्रैवल अलाउंस, डिस्टर्बेंस अलाउंस कहते हैं टीएडीए को। कोर पेरिफेरी का मतलब ये है कि लाहौर आपका कोर है, सेंटर है। पेरिफेरी आपकी ये है कि उसमें जो बाकी एरिया से जो है उधर से आने का डिस्टेंस बेसिकली होना चाहिए था कि कोर सेंटर में और बाकी जो है उसके लिए एक्सेसिबल हो। अब पंजाब के केस में जो है वो, पंजाब के केस में ऐसा नहीं है। पंजाब के केस में अगर ये डीजी खान है तो यहाँ से ऑल द वे यहाँ लाहौर जाना पड़ता है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इट। अब उसके बाद एरिया वाइज अगर एलोकेशन देखें सिविल सर्विस में, तो आप देख सकते हैं कि साउथ पंजाब में 3 मेन डिवीजन को मिला लें तो सिर्फ 157 बनती हैं, और अगर बाकी में बना लें तो ये बन जाता है। ठीक है, तो ये स्टैट्स हैं कुछ जो आप यूज कर सकते हैं अपने आर्गुमेंट्स में। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि फैक्टर्स व्हिच प्रूव दैट द डिमांड ऑफ साउथ पंजाब इज नॉट अ मिथ, और रियलिटी में 6 अगर हम फैक्टर देखें तो सस्टेनेबिलिटी। अब क्वेश्चन ही आता है कि पॉलिटिकल सेटअप पे कि जी हम चलें, ठीक है आप कहते हैं न्यू प्रोविंस बना दें, हमने बना दिया, तो क्या वो प्रोविंस अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है, अपनी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल कर सकता है, या वो क्या डिपेंडेंट ही रहेगा बाकी प्रोविंसेस पे, या लाइबिलिटी ही बन जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इसी पॉइंट को ले लें तो इसमें आपके जो बाकी डिमांड है प्रोविंसेस की वो माइनस आउट हो जाती हैं, जिसमें आप बलूचिस्तान में कुछ एरियाज की बात कर लें, केपी में बात कर लें, बिकॉज दे कैन नॉट सस्टेन देमसेल्फ। द रीजन इसमें आपने लिखी हुई है ये रिपोर्ट के अंदर कि कहते हैं कि जी 70% जो है नेशनल प्रोडक्शन जो हो रही है ना कॉटन की पंजाब में, वो कहाँ पे हो रही है, इधर साउथ पंजाब में हो रही है। 84% जो है वो इज प्रोड्यूस इन 3 डिवीजन ऑफ मुल्तान, बहावलपुर एंड डेरा गाजी खान। यानी कहता है कि अगर पाकिस्तान में 70% जो है वो कॉटन पंजाब प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस 70% का 84%, यानी अगर पाई चार्ट में बताया जाए तो पाई चार्ट में ये है कि जी अगर ये 70% जो है वो पंजाब इसमें पैदा कर रहा है गंदम, तो उसमें से उसका मेजर चंक जो है ना, ये मेजर चंक ये कहाँ पे पैदा हो रही है, वो साउथ पंजाब में पैदा हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए they will have at least 59% national share in cotton production. Furthermore, the new province will have 41% of the wheat production and 40% of the flour mills. तो ये सारा आप जो है वो स्टैट्स इसमें लिख सकते हैं
कि they have this kind of infrastructure which can provide as impetus for sustainability. इसका मतलब ये है कि वहाँ से आपके इकोनॉमिक जो मीन्स हैं वो इतना आप उसमें गार्नर कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रोविंशियल अफेयर्स हैं, उसको इजीली रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद था कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है पंजाब के अंदर, कि पंजाब में इट हैज बीन 12th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर पंजाब खाली कंट्री होता, ठीक है, इट इज नॉट अ सिंगल एग्जांपल वेयर सच अ ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो मैनेज हो रही है एक ही सिंगल एंटिटी से। और दिस फैक्टर इवेंचुअली लीड्स टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर व्हिच कॉज बैड गवर्नेंस, कि आपके जो सारे डिसीजंस हैं वो लाहौर के एटमॉस्फेयर में एसी रूम्स के अंदर बैठ के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एजुकेशन अटैचमेंट का बताऊं, तो उसमें हमने जो है वो उन्होंने पॉलिसी तो बना ली कि चलें जी सिंगल नेशनल करिकुलम हम कर देते हैं। स्लोगन तो अच्छा लग रहा था, सिंगल नेशनल करिकुलम के जी सारों के लिए यकसा तालीमी निज़ाम। तो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तो ये तो एफर्ट ठीक है कि जी सारों सारों के लिए एक ही एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन अब उसमें हमने ये नहीं मेंशन किया कि जो पुअर लोग हैं, जो बैकवर्ड एरियाज के, जिनके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑलरेडी बहुत वीक हैं, कम हैं, क्या उनकी मेंटल कैपेबिलिटी, उनके पास नरिशमेंट इतनी अवेलेबल है कि जो हम सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं वो उसको एक्नॉलेज कर लें, उसको जो है एक्सेप्ट कर लें और उसको कॉम्प्रिहेंड कर लें। सो इसमें जो है वो हमने जो है वो फेलियर दिखाया, इसमें लैग किया, क्योंकि ग्राउंड लेवल एनालिसिस नहीं था पॉलिसी मेकर्स का। दे डिड नॉट विजिट द स्कूल्स, स्कूल बाय स्कूल, दे डिड नॉट इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स नॉर with the teachers who are teaching at the grassroots level, क्योंकि मेन तो आपने उनको भी कंसिडर करना है। तो जो हमारी पॉलिसी बनी है वो सिर्फ थोड़े से वेल ऑफ लोगों के लिए है, जिनको इंग्लिश में चीज़ें समझ आ जाती हैं बेसिक लेवल से ही। अगर आप क्लास 1 में एबीसी की जगह अगर आप उनको ग्रामर और सेंटेंस पढ़ने पे लगा दें, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में तो किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट में इसका नहीं किया जा सकता। तो इसका नतीजा क्या होगा आपका? इसका नतीजा ये होगा कि ड्रॉप आउट होंगे, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं लगेगा पढ़ाई में, और इससे क्या होगा कि आप जो है एक क्लियर डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि उनमें जिनको समझ आ जाती है और उनमें जिनको समझ नहीं आती। सो आई थिंक जो सिलेबस होना चाहिए था वो आपकी लोकल लैंग्वेज में होता, और हम उनको सिर्फ ये इंडिकेटर्स दे देते, कुछ एसओपीज बना देते और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दे देते कि आपने ये इंडिकेटर्स अचीव करने हैं एट द एंड ऑफ द डे। आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है लैंग्वेज की, आपके ऊपर सिलेबस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उनको बता दें फॉर एग्जांपल कि ये टॉपिक है, ये बच्चों को आना चाहिए, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। अब वो कहाँ से पढ़ें, जहाँ मर्जी से पढ़ें, जिस तरह मर्जी पढ़ें, सो वी शुड नॉट माइंडफुल ऑफ दैट थिंग। सिर्फ हमें क्या करना चाहिए था, हमें उनको एक ओवरऑल गाइडलाइन या फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देना चाहिए था, जो हमने नहीं प्रोवाइड किया और हमने इम्पोज कर दिया एक्सटर्नली। सो इसी तरह अगर हम बात करें साउथ पंजाब या कोई भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, तो सारी चीज़ें हम एक ही सेंटर से वेल मैनेज कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि ग्राउंड में क्या रियलिटीज़ हैं। अगर हम बात करते हैं डेंगू की, तो लाहौर में डेंगू की सिचुएशन कोई और है, मे बी डीजी खान ये यहाँ पे डेंगू से ज़्यादा डायरिया का इशू हो, ठीक है। सो हम ये नहीं कह सकते कि डेंगू जो है एक ओवरऑल इम्पोज कर दी जाए सारों के ऊपर, या इसी तरह कोई और भी पॉलिसी इम्पोज कर दी जाए। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच वी नीड टू कंसीडर बिफोर फाइनलाइजिंग एनी kind of policy, and for that we cannot do this thing, we cannot do this justly with this Punjab province or other provinces या जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अवेलेबल नहीं है। तो ये हम देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किस तरह है, उससे क्या होता है, पावर सर्विस डिलीवरी होती है, डेप्रिवेशन होती है, इनक्वालिटी होती है, डिस्ट्रस्ट आता है लोगों के अंदर, और डिमांड ऑफ न्यू प्रोविंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें तो स्टेप्स कौन से लिए हैं हमने डिफरेंट एजेंडा ने कि ये इशू एड्रेस किया जाए, ये ग्रीवेंसेस का लोगों की। उन्हें रेजोल्यूशंस पास की, रिप्रेजेंटेशन दी लीडर्स को, एम्पावरिंग किया सेक्रेटेरिएट, सॉरी, उन्होंने सेक्रेटेरिएट बनाया साउथ पंजाब में, मुल्तान और बहावलपुर में, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस को मैनिफेस्टो में उन्होंने शामिल कर लिया, और 35% उन्होंने बजट रख लिया साउथ पंजाब के लिए, जो पंजाब में से एलोकेट होगा। तो ये अभी तक उन्होंने डिसीजन किए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 29 स्टेट्स थी, ठीक है,
जब उनकी स्टेट रिकग्निशन एक्ट आया तो उन्होंने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज पे मुश्तमिल था। विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे क्या होता गया, मोर एंड मोर डिवोल्यूशन होती गई। तो वहाँ पे अब 29 स्टेट्स हैं और तेलंगाना बीइंग द लेटेस्ट वन उसमें ऐड हुई है। So all the states were added on the basis of ethnic, linguistic and administrative basis. यानी खाली एथनिक या लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं बनी, उसके अंदर एक और फैक्टर भी था जो था एडमिनिस्ट्रेटिव बेस, तो वो उसको भी कंसीडर किया गया। ठीक है, तो अब हम अगर ईरान की बात कर लें तो ईरान के अंदर क्या है, ईरान के अंदर शुरू में 12 स्टेट्स थी, उसके बाद उसमें 31 जो है वो प्रोविंसेस अब उसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है, so the aim of these provincial groups is to create synergies, exchange of experience, exchange of information and regional development। तो ये सारे आप उसमें देख सकते हैं। अगर हम बात करें कंक्लूजन पे आ जाएं तो हम बात कर सकते हैं कि लोगों की ग्रीवेंसेस को किस तरह मिटाया जाए। इस केस स्टडी की एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं साउथ पंजाब की, तो रीजनल फाइनेंस कमीशन इसके अंदर बने। ठीक है, जो आपके फाइनेंसिस को डिस्ट्रीब्यूट करे रीजन वाइज, यानी ये ना हो कि अब अगर आपने साउथ पंजाब में फंड दे दिए तो सारे मुल्तान के अंदर ना सेंटर हो जाए, पूरे रीजन के अंदर जाने चाहिए। ठीक है, रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर हो कि किस अकॉर्डिंग में अगर आपने कोटा रखना है ताकि वो हर एरिया के लोगों को डेप्रिवेशन फील ना हो और उनके अंदर एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन जाए। और आपने एक और काम करना है जिसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। इसके ऊपर भी पूरी प्रेजेंटेशन और स्लाइड जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारा क्या चल रहा है। अभी हमने देखा पंजाब में कितने मतलब इतनी जल्दी तो हम मतलब अब आपको एग्जांपल नहीं देना चाहता, तो इतना आपने देखा है कि मतलब एक ही विद इन फ्यू मंथ्स वी हैव चेंज टाइम्स जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन था, जो उसका एक्ट था। सो वी नीड टू इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट वर्क्स स्मूथली। तो उसमें काम करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में क्या किया जाए, हम न्यू प्रोविंस बनाए अंडर आर्टिकल 239(4)। ठीक हो गया, तो ये चीजें थी। अब एक और अगर आप सिंपल क्वेश्चन पूछें कि जी आपने अगर हमने प्रोविंस बनाना है न्यू प्रोविंस तो किन बेस पे बनना चाहिए, न्यू प्रोविंस बनने के लिए 3 जो है वो आपने ऑप्शन जो है वो माइंड में रखनी है। नहीं, 3 कंडीशंस उसकी हैं। एक 3 कंडीशंस होनी चाहिए। फाइनेंशियल वायबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो इफेक्टिवनेस और टेरिटोरियल कंटिन्यूटी। ये उसकी टेरिटरी जो है वो वेल मैनेज्ड हो और मतलब ये ना हो कि इस तरह जो है वो जा रहा हो, ये इस तरह कहें कि जी ये कोई साइड पे के चलो बेल्ट को इस तरह एक पूरा प्रोविंस बना दो। तो यहाँ से देखें यहाँ तक कितना ज्यादा जो है डिस्टेंस है, अगेन इश्यूज हो जाएंगे उसको मेंटेन करने के लिए और सारा करने के लिए। तो टेरिटोरियल कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें जो है वो जो उसका टेरिटरी है वो वेल डिफाइंड हो और उसके अंदर हारमोनी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उसका जो कोर पेरिफेरी जो डिस्टेंस है, जो उसका रिलेशन है, वो आपने इंश्योर करना है कि वहाँ पे जिस तरह जो पहले इश्यूज हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का, कम्युनिकेशन का, वो इशू ना हो। तो ये मेन 3 आपके पास जो है ना वो आपके फैक्टर्स हैं। आपने अगर एक कोई न्यू प्रोविंस बनाना है तो इसकी बेस पे हम चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। फिर इसमें फर्दर चीज़ें आ सकती हैं एथनिसिटीज और लैंग्वेजेस वगैरह को, लेकिन आई थिंक नाउ इन दिस सेंचुरी the 21st century these things are less important now, and these things are important if we need to uh, travel the journey of development and prosperity. So this is all about this topic, the issue of new provinces in Pakistan. So we have discussed this with the case study of South Punjab. I think आप सबको इसमें समझ आ गई है। अब इसमें आपके पास कोई क्वेश्चन है, you can ask. Sir, I have a question. जी सर देखिए, अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हमें न्यू प्रोविंस बनाने चाहिए तो ये तो डिबेट 50-50 है ना,
मतलब कुछ लोग हाँ। कह रहे हैं कि हो, लेकिन कुछ अभी इनका स्ट्रक्चर जो है, अभी आपने जो साउथ पंजाब की एग्जांपल दी है कि मतलब वो लोग कह रहे हैं कि हमारा इतना कंट्रीब्यूशन है तो हम अपना चला सकते हैं। तो अगर हमने इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करें तो हम इसमें क्या आंसर करेंगे? और पहले शुरू में हमें शुरू कर लेना, जिस तरह मैंने बताया कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल और एवरी डिमांड ऑफ मेकिंग प्रोविंस, ओके। सो उसमें इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं इफ वी एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ मेकिंग न्यू प्रोविंसेस। तो शुरू में जिस तरह हमने जो इश्यूज मेंशन किए वो बताएंगे, बट देयर आर जेन्युइन डिमांड्स एज वेल व्हिच नीड्स टू बी एनालाइज्ड क्रिटिकली। तो उसमें फिर आप देखेंगे, एग्जांपल लेंगे साउथ पंजाब की, फिर उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे कि आप देखेंगे कि साउथ पंजाब अगर हमने न्यू प्रोविंस बनाना है तो किस बेस पे बनाना है, उसके फैक्टर्स हमने मेंशन कर दिए, वो आप फैक्टर्स बताएंगे। फिर उसके अंदर कंक्लूजन देंगे या रिकमेंडेशन देंगे, फिर उसमें कहेंगे कि ये साउथ पंजाब को इन ग्राउंड्स के बेस पे एक सेपरेट प्रोविंस होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये कंडीशंस मीट हो रही हैं। क्योंकि आपने एक पूरा फ्रेमवर्क चार्ट कर दिया ना कि जी अगर आपने दूसरे प्रोविंस को में भी ये डिमांड आती है, क्योंकि आप हर डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसकी तो हमने रीजंस देखे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई भी डिमांड, सारे डिमांड्स को रिजेक्ट करते रहें। एक पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, एक आपका जो है वो ऑप्शंस जो है वो आपने टिक करते रहना है कि ये उसमें क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो इस पे जो है जो फॉल करेगा उसको बना दिया जाए। तो साउथ पंजाब के केस में जिस तरह हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, वो आप सारे क्राइटेरिया के तौर पर डिस्कस कर सकते हैं कि जी ये फॉलोइंग क्राइटेरिया है आपके ख्याल में, क्योंकि आप क्रिटिकल एनालिसिस, आपका अपना एनालिसिस होता है ओपिनियन के बेस पे। तो आप बताएंगे कि जी ये हमारे फैक्टर्स हैं, इसके बेस पे अगर हम देखें तो ये प्रोविंस जो है इसको मीट कर रहा है। अगर हम हजारा डिवीजन या बलूचिस्तान वालों की बात करें तो वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, वायबिलिटी नीड्स के अंदर आ जाती। तो अगर उसमें आती है तो यू हैव टू सी, उसमें डिटेल्स डाटा वगैरह देखना पड़ेगा, उनको उस तरह के आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। अगर वो इसको मीट करेंगे तो फिर हम उसका न्यू प्रोविंस जो है वो रिकमेंडेशन कर दी जाएगी। वरना अगर आपके क्राइटेरिया ना रखें और सिंपल रिजेक्ट करते रहें तो पॉलिटिकल इसमें डिबेट शुरू हो जाएगी, और अगर आप सबको एक्सेप्ट करते रहें तो दोबारा आपके लिए क्राइसिस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये उसके अंदर सिंपल सॉल्यूशन जो है वो मैंने आपको बता दिया। सर मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि सर अगर न्यू प्रोविंस हम बना देते हैं तो पहले प्रोविंस का जो बजट जो डिवाइड हो रहा है, पंजाब का पूरा बजट वो लगा रहे हैं नॉर्थ पंजाब पे, तो अगर साउथ पंजाब सर नया प्रोविंस बनता है तो फिर वो उसका जो एनएफसी वार्ड के अकॉर्डिंग उसको भी बजट प्रॉपर उसको एलोकेशन होगी, तो सर उसका बिल्कुल, एक नॉर्थ पंजाब पे तो सर आएगा ना कि तो उतना जाहिर बजट, बात है। उतना सर बजट एलोकेशन तो नहीं मिल सकता उसको। नहीं, तो अब देखे ना, वो फिर नॉर्थ पंजाब खुद ही अपना मैनेज करे ना बजट। अब उसमें इस तरह तो नहीं है कि आप एक पार्ट से जो है वो एक्सपेक्ट करें अपनी जो है वो सारी इनकम और दूसरे पार्ट पर कंसंट्रेट कर। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होनी चाहिए। सो सर वो ये लोग वो अपने अगर मैनेज कर सकते हैं तो वो खुद ही कर लेंगे। सर पॉपुलेशन साउथ पंजाब में सर पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू नॉर्थ पंजाब, और इस वजह से सर वो पॉपुलेशन वाइज सर नहीं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कम है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिसोर्सेज भी नहीं है। अब हमने देखा कि वो खुद अपना सोर्स मैनेज करेगा ना। अब उसमें अपनी वो जो इनकम अगर जनरेट करता है तो वो दूसरों पे वो इनकम क्यों लगाए। अगर वो नॉर्थ पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, सो नॉर्थ पंजाब को चाहिए कि अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करे, रिसोर्सेज मैनेज करे। सो अगर उसका शेयर आपका बनता है साउथ पंजाब का तो आप दें, इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनको दें और इक्वल शेयर दें। या इसी तरह जो बाकी एरिया है, अब इसके अंदर जो बाकी प्रोविंसेस का इसमें एक पॉइंट रह गया कि जो बाकी प्रोविंसेस के लिए हैं उनके डिमांड्स भी डेफिनेटली जेन्युइन है, लेकिन वो पॉलिटिकल डिमांड ज्यादा है। वहाँ पे भी लोगों के पास ये मसाइल हैं जो साउथ पंजाब में बेसिकली फेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड को मीट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर उनके लिए क्या सोल्यूशन है? तो उनके लिए फिर सोल्यूशन यही है जो इसके हमने शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मेंशन किए, कि जो मेन उसमें सोल्यूशन आ जाएगा वो एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट होगा, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के आपके जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन आपका बनता है, तो उसको उसकी वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि वो कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। अब जो एनएफसी वार्ड आता है ना, सेवंथ एनएफसी वार्ड, उसको कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रोटेक्ट करता है कि जी इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए और 18th अमेंडमेंट के बाद आप उसको कम नहीं कर सकते। तो उसको प्रोटेक्शन हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन का मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए और दोनों हाउसेज में, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट के लिए करना। ठीक है, बाकियों के लिए जो है वो आपने देखना होता है कि वो कर सकते हैं।
या नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो है वो सिचुएशन डिस्कस करेंगे हम पता नहीं क्या कर रहा था, कॉल आ गई बीच में, तो मेरी सारी कंसंट्रेशन लॉस हो गई। क्या फरमा रहे हैं हम, उसके अलावा और क्या क्वेश्चन है? सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने लास्ट लेक्चर में सर एनएफसी अवार्ड का जिक्र किया था कि जिसके अंदर पॉपुलेशन की बेस के ऊपर प्रोविंस को शेयर मिलता है। तो आपने बताया था कि बलूचिस्तान के अंदर लोगों उसके अंदर उनको प्रमोट करेंगे कि वो पॉपुलेशन अपनी इंक्रीज करेंगे, वो जो स्कैटर्ड आबादी है उनकी। तो उससे सर फिर वो तो बजट पे सर सेंट्रल गवर्नमेंट पे सर इफेक्ट आएगा ना वो, क्योंकि आप पहले ही बता रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट तो पहले लिमिटेड है। उसमें से उसने 57-58% तो प्रोविंसेस को दे देना है। तो बाकी जो 42-41% बचता है उसमें उसने पूरा बजट भी पास तो करना है उसका साथ तो में। अलहदा सोल्यूशन है ना, वो तो फिर अगर न्यू प्रोविंसेस भी बन जाएंगे तो वो उनके लिए अलहदा, वो जो बाकी प्रोविंसेस के लिए होगा उसके लिए भी वही होगा। तो उसका नहीं सोल्यूशन नहीं ये नहीं है कि आप न्यू प्रोविंसेस ना बनाए, वो अलहदा डिबेट है। नहीं नहीं सर, मैं उसी सर मैं असल में कल का लेक्चर नहीं था लिया, मेरा वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं थी सर, इस वजह से मैं ये आज सर आपसे पूछ रहा। क्या क्वेश्चन है, दोबारा बताएं। सर आपने कल कहा था कि एनएफसी अवार्ड जो बेसिकली उसके अंदर ये होगा कि जो प्रोविंस का शेयर जो है वो उस तरह के 58-57% जो काम वो नहीं हो सकता। जी सर। तो और बाकी जो है वो लेगा फेडरल गवर्नमेंट। तो सर अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर, और आपने ये भी कहा था कि एक प्रोविंस की आबादी को वो प्रमोट करते हैं कि वो ज्यादा हो जाए, और हम्म 82% इज ऑन पॉपुलेशन, बेसिकली जो प्रोविंस का शेयर हम्म 82% पॉपुलेशन का है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान की आबादी को अगर बढ़ाया जाए, तो बलूचिस्तान का अगर शेयर इंक्रीज हो जाए, पहले वहाँ जो टैक्स कलेक्शन है वो उस तरह नहीं इफेक्टिव जिस तरह पंजाब में या बाकी सूबों में है। तो सर वो तो डायरेक्ट प्रेशर सेंट्रल गवर्नमेंट पे पड़ेगा, तो वो मजीद उसको जो डेवलपमेंटल फंड्स हैं उन पर इफेक्ट आएगा, क्योंकि सर हम आर्मी का बजट कम नहीं कर सकते ड्यू टू इंडिया या अफगानिस्तान इश्यूज, या डेप्ट भी सर हम लोगों ने प्रॉपर देना है। तो वो जो डेवलपमेंटल बजट जो बाकी गवर्नमेंट का बचता है, तो सर उसको तो फिर सर वो इफेक्टिवली प्रॉपरली वो नहीं चला सकता सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने का इशू आ गया। पहले तो ये है कि जो एनएफसी में शेयरिंग फार्मूला है वो इस बेस पे हम प्रोविंस को शेयर करते हैं। अब इसके अंदर जब हमने इश्यूज बात की तो ये एक और इशू है एनएफसी के अंदर कि आपने 82% पॉपुलेशन क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो कोई प्रोविंस ये नहीं चाहेगा कि उसकी पॉपुलेशन कम हो, और ना ही वो पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटेजीज पे अमल करेगा। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उन्हें प्रोविंस पॉपुलेशन बढ़ाएगा। अगर वो पॉपुलेशन बढ़ाता है तो वो जितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है डेफिनेटली आपका जो फेडरेशन है वो कहाँ से करती है, आप खुद से तो नहीं करती। इस्लामाबाद के अंदर से तो नहीं टैक्स जनरेट होता ना, वो तो सारे टेरिटरी के अंदर से होता है, और वो फिर ज्यादा सारा पूल होता है। तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम टैक्स को कम कर दें, वो एनएफसी को चेंज करें या ना करें। इसका सोल्यूशन कहीं और लाया करता है, वो आपके टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म में लाया करता है, आपके एफबीआर और आपके रेवेन्यू कलेक्शन में लाया कर रहा है। आपको उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। इकोनॉमी बेहतर करेंगे तो ये मसाइल पे ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएंगे। तो हम ओके। इकोनॉमी वाले मसाइल होते हैं और उनका आंसर हम कहीं और लिंक कर रहे होते हैं। तो मतलब वही होता है ना कि आपके पास सोल्यूशन नहीं है, तो फिर आप ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं पॉलिसीज पे। तो ये एक तरह की ब्लेम गेम चलती रहती है, इसमें कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं है। ओके सर। इसके अलावा और किसका क्वेश्चन था? फिदा, आपका क्वेश्चन है जी। सर मेरा क्वेश्चन था वो जो आपने 3 क्राइटेरिया बताया ना जो नए सूबे के लिए, जिसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस के हवाले से मेरा सवाल है कि वो पोस्ट है जो सूबा बनने के, या उसके पहले हमें चाहिए वहां पर? वो डेफिनेटली पोस्ट है ना, कि आपने देखना है कि उसके एरिया के लोग उसको जो है वो इतना कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, और एडमिनिस्ट्रेटिव उसको मैनेज करना जो है वो फिजिबल होगा, इफेक्टिव होगा। यानी अब उसमें ये देखें कि आपका जो है वो नॉर्थ पंजाब की फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। आप इसका जो एरिया है, या जो पिंडी वाला एरिया है, या जो नारोवाल वाला एरिया है, या जेलम वाला एरिया है, वो कहता है कि जी हमने न्यू सूबा बनना है क्योंकि हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वो तो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो इंगेज है सेंटर के साथ, कोर के साथ, तो उसके अंदर तो ऐसे मसाइल ही नहीं है। तो इस बेस पे जो है वो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिवनेस देखी जाती है कि जो पहले सूबा बनने से पहले उनको कोर के साथ लिंक करने के लिए बहुत से मसाइल हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, वो बाद में जब है सूबा बन जाएगा तो क्या वो सोल्व हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस।
ठीक है, इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन जो है वो सर नहीं है मेरा एक किसी ने क्वेश्चन है। भेजने के? जी बताएं, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जिक्र किया था हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज का, उसमें अच्छा, आपने वो कहा एनएसपी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है ना, वो हम कल डिस्कस करेंगे। पहले भी मैंने मेंशन किया कि एनएसपी अभी काफी लेकिन स्टूडेंट्स ने सर वो देखा नहीं इससे है वो लिंक लेक्चर। है। जी सर, सॉरी, वो इससे लिंक है क्वेश्चन मेरा। अच्छा, क्या लिंक है क्वेश्चन? सर हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज में आपने बात की थी कि प्रोविंस टू प्रोविंस और रीजन टू रीजन उसमें इनइक्वालिटीज होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रोविंस को बनाने को प्रमोट करते हैं तो हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के थ्रेड को स्ट्रेंथन करेंगे, मतलब उसको थ्रेड को रिमूव कर सकते हैं। थ्रेड को रिमूव कर सकते हैं? ये सर ये मुझे ना, आप वैसे शायद अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्वेश्चन की। आप मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप पे इसका क्वेश्चन पूछेगा, यस तो सर। मैं आपको उसमें डिस्कस करूंगा। अभी उसका एनएसपी का मैंने वो दोबारा जो है वो स्लाइड एक दफा गो थ्रू करूंगा, तो मुझे पता लगेगा कि कौन सा पूछ रहे हैं। अभी मैंने ओपन नहीं की। तो एनएसपी वाले जो भी लिंक भी क्वेश्चन है वो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। कल के टाइमिंग में आप सबके साथ कम्युनिकेट कर दूंगा। काइंडली आप वो जो है वो लेक्चर देख लें और वो कर लें। अभी हमारा जो है वो ड्यू टू फ्लड्स ये सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई, अदरवाइज टाइम फिक्स था। लेकिन अब ये इस तरह की सिचुएशन है जिसको अब मैनेज करना पड़ रहा है। आगे भी पता नहीं, हमें शायद दोबारा आफ्टर 1 week or 2 weeks we would be going to other provinces for flood attachments. Don't know what is the situation there or what will be our responsibilities there, but the things are going in that way. So but I will try कि हम जो है क्लासेस चलती रहेंगी वीकेंड्स पे भी, और कुछ मेक शिफ्ट क्लासेस लूंगा वीकडेज में, ताकि जो हमारे पीछे पेंडिंग चीजें रहती हैं उसको हम डिस्कस कर लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम टाइम अस्सलाम। क्लासेस लिए करें। सर वो असाइनमेंट जो आपने दिए थे वो कब सबमिट कराने हैं? असाइनमेंट्स का मैं आप सबको फेडरलिज्म। बता देता हूँ, ठीक है ग्रुप में सर। बता देता हूँ। ओके, थैंक यू। मैच का जो है वो उसका एजुकेशन से लिंक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैच की वजह से जो है वो कम पढ़ाया जाए, ज्यादा पढ़ाया जाए। तो वो तो फॉर फन जो है वो किया जा सकता कमेंट, बट अगर मैच की वजह से पढ़ना छोड़ दिया तो फिर सीएसएस जो है वो तो बिल्कुल इजी ले लेंगे आप लोग। वैसे मजाक कर रहा हूँ, आई नो कि इट वाज हाई प्रेशर गेम फॉर यू गाइस। तो ठीक है, आज हमने सिर्फ यही करना था। बाकी हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक कल एनएसपी का डिस्कशन उसमें कल करेंगे। और आपने जो असाइनमेंट सबमिट करनी है पिछली भी और इससे रिलेटेड मैं आपको न्यू क्वेश्चन दे दूंगा, वो थर्सडे तक आपने सबमिट करनी है। जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो भी थर्सडे तक अवेलेबल होंगी सबकी, इस लेक्चर की भी और आज वाले की भी पिछले वाले की भी। तो थर्सडे तक आप उसको देख लीजिएगा, फिर वीकेंड पे जो है वो इवेल्युएशन जो है उसकी हम कर लेंगे, जिस तरह हमने पहले भी इवेल्युएशन की थी। So that's it for today. Thank you. Office.